गुफ्तगू हिस्पानी जुबान में हुई थी, इसलिए मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। नहीं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की थी। वो चंद सानियों की तफक्कुर अमेज खामोशी के बाद बोली, वैसे पहली बार ही तुम्हारा उलियानो के घर जाना मुनासिब नहीं होगा। वो मेरे साथ तुम्हें देखकर भड़क भी सकता है। मुझे मालूम है कि उसने तुमसे राजदारी का वादा लेकर कुछ बातें की थी। तुम उसके सामने मुझे अपना बॉयफ्रेंड जाहिर कर सकती हो। ये बात हकीकत से ज्यादा दूर भी ना होगी और वो मुतमईन भी हो जाएगा। बहरहाल कोशिश कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। तुम्हारे बरक्स मेरा अंदाजा है कि हमारी कोई खास मदद नहीं कर सकेगा। मैं जाने से पहले उसे फोन करूंगी तो उसे तुम्हारे बारे में जिक्र भी कर दूंगी। नहीं, हरगिज़ नहीं। मैंने जल्दी से कहा, उसे तुम्हारी तरफ से इतनी जल्द मुलाकात होने की तवक्का नहीं होगी। मैं कोई पेशगी इतला दिए बगैर उसके घर पहुंचकर उसका रद्द-ए-अमल देखना चाहता हूँ। अव्वल खान वापस आया तो उसके हाथ में अखबार दबा हुआ था जो उसने मेरी गोद में डाल दिया। तुम्हारा ख्याल था कि कवानीन की वजह से अखबारात पर सरकारी गिरफ्त मजबूत है। अब खुद ही देख लो कि चंद घंटों में नाकारा हो जाने वाले उस चीथड़े में क्या हर्जा सराई की गई है। उसने तल्ख अंदाज में कहा। मैंने उस अंग्रेजी अखबार के पहले सफ़े पर नजरें दौड़ाई तो मुझे स्याह हाशिए में वो खबर नजर आ गई, मकामी कौंसिल का काम वफाकी एजेंसी ने संभाल लिया। इस मज़हका आराई के तहत काहोटा से 3 बंदरों को ले जाने वाले एक बेगुनाह शहरी की बेजा गिरफ्तारी पर इंटेलिजेंस ब्यूरो और उसके आला अफसरान पर दिल खोलकर कीचड़ उछाली गई थी। इस अखबार के नामा निगार को शायद बाद के सनसनीखेज वाकयात का इल्म नहीं हो सका था। अब बताओ कि यहाँ कौन काम कर सकता है। मुझे वो खबर पढ़ने का मौका देने के बाद अव्वल खान ने तलखी से कहा, मजदूर जमीन के सीने पर कदाल चलाता है। ये लोग अपनी रोजी कमाने के लिए कागज पर कलम चलाते, लेकिन इन्होंने अपनी रोजी की एक न्यू सेंस वैल्यू बना ली है। जैसे ये पूरे मुल्क के ठेकेदार हो, जब दिल चाहता है किसी की भी पकड़ी उछाल देते हैं। आईबी वाले तो बेचारे इस खबर की तरदीद भी नहीं कर सकते। गिरफ्तारी जरूर हुई थी, लेकिन वो लोग उसके पस मंजर की वजाहत करना शुरू करते तो कौमी सलामती के अहम तरीन मामलात तीसरे दर्जे के चाय खानों में खुली बहस का मौजू बन जाएंगे। मैंने ये खबर पढ़कर अपना सर पीट लिया था। मैं अखबार वीरा की तरफ बढ़ा चुका था। वो खबर पढ़ लेने के बाद बोली, अखबारात का मुल्क की पूरी आबादी से बराह रास्त राब्ता होता है। हुकूमत भी अपनी बात आवाम तक पहुंचाने के लिए इनकी मोहताज होती। अपनी इस ताकत के घमंड में आकर बाज घटिया अखबारात दुनिया के हर हिस्से में अपनी हुकूमत तक को ब्लैकमेल करने की कोशिशों में लगे रहते हैं। इन्हें पढ़कर नजरअंदाज कर देना ही सबसे बेहतर होता है। अव्वल खान इस बात पर काफी देर तक गुस्से में खोलता रहा। जब उसका गुस्सा ठंडा हुआ तो उसने बताया कि इसी इमारत के रहायशी हिस्से में हमारे लिए एक बड़ा कमरा तैयार करने के साथ ही एक छोटी गाड़ी भी मखसूस कर दी गई थी। इन इंतजामात को अव्वल खान के कमांडर की भरपूर तायद हासिल थी। हम दोनों फौरी तौर पर अपने कमरे में मुंतकिल हो गए। वो कमरा एयर कंडीशनर, गैस हीटर और छोटे रेफ्रिजरेटर समेत हर सहूलत से आरास्ता था। शायद वो डबल बेडरूम था, क्योंकि दोहरी मसहरी के साथ पड़ी हुई दूसरी मसहरी बकिया फर्नीचर से मुख्तलिफ डिजाइन की थी, जिसे शायद हंगामी जरूरत के तहत वहां टाल दिया गया था। अव्वल खान ने होटल से हमारा सामान मंगवाने के लिए अपने आदमी को भेजने की पेशकश की, लेकिन हम दोनों ही वहां से निकलने के मूड में थे, इसलिए मैंने उसे टाल दिया। इस इमारत के रहायशी हिस्से में आमदोरफ्त के लिए एक बगली फाटक मौजूद था जो जैली सड़क पर खुलता था। चौकीदार को अपनी जल्द वापसी के बारे में बताकर हम दोनों वहां से निकल खड़े हुए। होटल का हिसाब बेबाक करने और वहां से अपना मुख्तसर सामान उठाने के बाद हमने शक्करपड़ियां से मुल्हका बाग का चक्कर लगाया तो मेरे हाथों मरने वाले गुंडे की लाल गाड़ी वहां मौजूद नहीं थी। मुश्तबा और लावारस गाड़ियों के सिलसिले में इस्लामाबाद पुलिस की वो कारकर्दगी वाकई काबिले रिश्क थी। वीरापिंडी के सदर बाजार के किसी होटल में कड़ाही मुर्ग का लंच करने पर मुसर थी। उसके बाद वो इस इलाके की एक मशहूर दुकान से दिल भरकर पिस्ता आइसक्रीम खाना चाहती थी, इसलिए मैंने बाग में से बाहर निकलने के बजाय गाड़ी का रुख रास्ते की तरफ मोड़ लिया जो आगे जाकर शाहराह इस्लामाबाद से मिल जाता था। बातों के दौरान ही मुझे अचानक ख्याल आया कोलियानो व अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से शुरू की हुई आबिर रसानी के एक मंसूबे का सरबराह था। वो रावल डैम पर काम कर रहा था, जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मकीनों के लिए पानी फराम करने वाला वाहिद जखीरा था, और दूसरी तरफ भारतीय चादर, तरबेला और मंगला डैम के आबे ज़खायर में रिमोट कंट्रोल्ड वाटर प्रूफ बम्बों के भारी संदूक पहुंचाने के लिए आने वाले मानसून के तेज सैलाबी रेलों का इंतजार कर रहे थे। क्या इनमें आपस में कोई ताल्लुक था? क्या उलियानो भी किसी बड़ी साजिश का एक मोहरा बनकर मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहा था? वो सारे इम्कानात उस कदर भयानक और डरावने थे कि मैं बेख्तियार छुरी छुरी लेकर रह गया। बैठे बैठे कांप रहे हो? वीरा ने मजाक का उड़ाने वाले अंदाज में कहा। ख्याल आ गया था कि कहीं उलियानो भी भारतीयों की तरह रावल डैम की बुनियादों में बारूद भरने की तैयारियां न कर रहा हो। मैंने खफीफ अमेज मुस्कुराहट के साथ उसे अपने वहम से आगाह कर दिया। ज्यादा गौर करने पर आदमी का अपना साया भी बदन से अलग होकर तरह तरह के नाच दिखाकर डराने लगता है। उसने एक बेरहमाना कहके के साथ कहा, इतनी बारीकी के साथ सोचोगे तो असाब ज़दा होकर रह जाओगे। उलियानो बेचारा एक सीधा साधा और मस्कीन सा आदमी है, उसकी इतनी परवाज नहीं हो सकती।
शेर पर बुरा वक्त आता है तो उस पर गीदड़ भी गुर्राने लगते हैं, मैंने धीमे से कहा। चाहे तुम गजाला से दूर होने की वजह से उदासी का शिकार हो गए, उसने उसी मूड में कहा। मेरी जात में कोई कशिश महसूस ना हो रही हो तो तुम रूही या शहबाज खान के अड्डे से भी कोई लड़की ला सकती हो। मैं एकदम उछल पड़ा और उसकी टांग पर जोर से हाथ मारते बोला, बाजू का तुम कमाल की बात कह जाती हो जिसे कोई नई राह नजर आने लगती है। ओह, और बाजू कहा तुम बिल्कुल जंगली हो जाती हो। वो अपनी टांग जलाते हुए मुंह बनाकर बोली, मैंने ऐसी क्या बात कह दी थी कि तुम आपे से बाहर हो गए? शहबाज खान, मैंने चुटकी बजाते हुए कहा, अल्बर्टो का सुराग हासिल करने के सिलसिले में पोलियानो के बाद दूसरा अहम आदमी साबित हो सकता है। लाल गाड़ी वाली के बयान के मुताबिक जफर और शहबाज खान में गहरी दोस्ती है। वो शराब और लड़कियों का घनौना धंधा करता है तो दूसरे जराइम भी जरूर करता होगा। लड़कियां एक नेमत होती हैं, इनकी सरपरस्ती को घनौना धंधा मत कहो। उसने आंखें मूंद कर पोले से कहा, मैं खुद भी वो जिंदगी गुजार चुकी हूँ। तुम अंदाजा नहीं कर सकते कि सैकड़ों खूबसूरत, खुश बदन और नाजुक मिजाज लड़कियों पर हुक्मरानी करने वाला डॉन मार्सियानो रूम और मैलान के रुआसा में किस तरह पूजा जाता था। उन लोगों का बस चलता तो वो डॉन मार्सियानो को मैलान के सबसे बड़े चर्च में बिठाकर उसकी परस्तिश करना शुरू करते थे। डॉन मार्सियानो तुम्हारे बाप का बिगड़ा हुआ एक रूप था, इसलिए तुम ऐसा सोच रही हो, वरना कोई लड़की अपनी खुशी से नीलामी नहीं चढ़ती। ये सब मजबूरियों के सौदे होते। इनमें से बेतेरी लड़कियां जरूरतमंद नहीं बल्कि बारसूख मरा के साथ ऐशो इशरत में वक्त गुजारने की शौकीन थी। इस मामले में तुम मुझसे बहस नहीं कर सकते। वो संजीदगी के साथ लड़ने पर आमादा होगी। लानत भेजो इस बहस पर। मैंने तुर्शी से कहा, मैं शहबाज खान की बात कर रहा था और तुम क्या जिक्र ले बैठी। जब भी मेरा पैर तुम्हारी दुम पर पड़ता है तो इसी तरह अपना पीछे छुड़ा लेती हो। वो चटक कर बोली। वो काफी बहस और तकरार के बाद राय रास्त पर आ सकी। जब उसकी संजीदगी दोबारा बहाल हुई तो उसने मुझसे इत्तेफाक किया कि हमने अव्वल खान से शहबाज खान का जिक्र न करके एक बड़ी गलती की थी। रावलपिंडी के सदर बाजार में हमने दरमियाने दर्जे के एक होटल के फैमिली कैबिन में बैठकर वीरा का पसंदीदा लंच किया और आइसक्रीम खाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो गए। शाम का धुंधलका फैलने तक हम इस्लामाबाद की पुरफिजा सड़कों पर ड्राइविंग करते रहे। इस दौरान में हमने दूर ही सोलियानो के मकान का जायजा भी ले लिया था ताकि बाद में मकान तलाश करने की जहमत से बचे रहे। ठीक 7 बजे वीरा ने कार से उतरकर सतून पर लगा हुआ बटन दबाया तो घंटी की आवाज के साथ ही चौकीदार ने फाटक खोलकर कुछ पूछने का इरादा किया, लेकिन वीरा की सफेद चमड़ी पर नजर पड़ती वो चौकड़ी भूल गया। उसका दाहिना हाथ गैर इरादी तौर पर अपनी पेशानी तक उठता चला गया। चौकीदार ने बुखलाए हुए अंदाज में यूं फाटक खोला था जैसे वो आने वालों के आला मनसब से बाखूबी वाकिफ रहा। मैं बेतकल्फाना अंदाज में अपनी गाड़ी पोर्च तक ले जा चला गया। वीरा टहलती हुई अंदर दाखिल हुई। मैं फाटक खुलते ये देखकर चौंका था कोलियानो की सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी इमारत के बगली गैराज में खड़ी हुई थी। बगैर दरवाजे की उस गैराज में मौजूद गाड़ी में ओलियानो के दफ्तर के बाहर भी देख चुका था। उसके अलावा गहरे सब्ज रंग की एक कार पोर्च में मौजूद थी। मेरे लिए यह बात खासी नाकाबिले यकीन थी कि ओलियानो जैसा कफायत शार अफसर अपनी अकेली जात के लिए 2 गाड़ियां इस्तेमाल करता हो। मुझे गाड़ी से उतरकर इंतजार करना पड़ा, लेकिन वीरा के करीब पहुंचते ही दरवाजा खुला और ओलियानो रोशन बरामदे में निकल आया। उसने वीरा को देखते हिस्पानी जुबान में कुछ तहय्युज़ आवाज निकालनी शुरू करती थी। हम दोनों ने बरामदी की सीढ़ियां तय की तो ओलियानो ने लपक कर न सिर्फ वीरा से हाथ मिला बल्कि वीरा के दाहिने रुखसार का चटपटा सा बोसा भी ले डाला, जो मेरी तबीयत पर खासा नागवार गुजरा। वीरा बाजी में जो कुछ भी करती फिरती रही हो वो किस्सा पारीना था। इस वक्त वो मेरे साथ आई हुई एक मुअज़्ज़ज़ खातून थी जिसके साथ ओलियानो का इस्तकबालिया रवैया खासा जारहाना था। कई सेकंड के तवील वक्फे के बाद ओलियानो को मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाने के साथ ही स्पानवी जुबान बोलनी शुरू कर दी, लेकिन मैंने फौरन ही उसे टोक दिया। मुझे अफसोस है कि मैं दुनिया के एक वसी इलाके में बोली जाने वाली इस अजीम जुबान से यकसर नाबुलत हूँ। मैंने उसके खिलाफ अपनी भड़ास पर काबू रखते हुए खुश दिले के साथ कहा, ये मेरा बॉयफ्रेंड तनवीर है। वीरा ने तकरीबन मेरे साथ चिमटते हुए कहा, ओह मिस्टर तनवीर, मुझे तुमसे मिलकर दिली मुसर्रत हुई। तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हें वीरा जैसी हसीन और खुश ज़ोक गर्लफ्रेंड मिली है। उसने बातें फैलाते हुए अंग्रेजी में कहा, शुक्रिया, मुझे भी बहुत खुशी हुई। उसको अंग्रेजी में जवाब देते हुए मैं उर्दू में वीरा से मुखातिब हो गया, यह बुढ़ा बहुत हरामी है, मेरी आड़ में तुम्हें मक्खन लगाने की कोशिश कर रहा है। वीरा यूं सारी ला कर रहेगी जैसे मैंने कोई खुशगवार बात की हो। मिस्टर तनवीर ने अभी क्या कहा था? ओलियानो ने मेरे बजाय वीरा ही से सवाल करने को तरजीह दी थी। ये तो शायद अंग्रेजी नहीं कोई और जुबान थी। तनी अपनी मादरी जुबान में तुम्हारी खुशजोखी की तारीफ कर रहा था। तनी, ये क्या हुआ? ओलियानो ने मुंह फाड़ कर हैरत से सवाल किया। मैं तनवीर को प्यार से तनी कहती हूँ। वीरा ने वो फिल बदी झूठ बोलकर मुझे चकरा कर रख दिया था। तुम भी मिस्टर के चक्कर को छोड़ो, तुम इसे तनी या तनवीर के नाम से पुकार सकते हो। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या हम तुम्हें ओली के मुख्तसर नाम से मुखातिब कर सकते हैं? ओह स्वीट। ओलियानो झूम उठा, तुम तो नामों को खूबसूरत इख्तिसार देने की माहिर मालूम होती हो। मुझे हैरत है कि मुझे आज तक इतना प्यारा निकनेम क्यों याद नहीं आया।
इसलिए कि तुम्हारे सर पर आज तक वीरा के हसीन वजूद का साया नहीं पड़ा था। मैंने फराग दिलाना मुस्कुराहट के साथ वो जला भुना तबसरा किया तो ओलियानो मुंह बनाकर सुनहरी ऐनक की ओर से मुझे घूरने लगा। इसे यूं ना देखो। वीरा मुझे आंख मारते हुए फौरन ही बोल पड़ी। इसकी अंग्रेजी जरा कमजोर है। इसके जहन में यकीनन कोई अच्छी बात रही होगी। वो वीरा की तरफ देखकर फिदवियाना अंदाज में हंस पड़ा और फिजा में अस्काश का हल्का सबब का तैर किया। वो हमें लेकर अंदर दाखिल हुआ तो ड्राइंग रूम में दरवाजे के साथ वाली तपाई पर अस्काश का गिलास रखा हुआ था। उसमें बर्फ के कई डले भी तैर रहे थे। माफ करना, मैं तुम्हारे आने से पहले पी रहा था। उसने अपने गिलास से एक छोटा सा घूंट लेकर कहा, तुम दोनों क्या लेना पसंद करोगे, हार्ड या सॉफ्ट ड्रिंक? सूरज ढल चुका है, वीरा दिलावेज मुस्कुराहट के साथ बोली। और तुम पहले से पी रहे हो तो हार्ड ड्रिंक ही चलेगा, बल्कि स्कॉच बेहतर रहेगी, सोडे के बगैर, सिर्फ बर्फ के साथ। ओलियानो के बदन पर इस वक्त सफेद निकर और सफेद टी शर्ट मौजूद थी। पैरों में पीछे से पिचकी हुई सलीम शाही जूती चप्पल के तौर पर फंसी हुई थी। मजमूई तौर पर वो अपने सुफ वाले रूप से बहुत मुख्तलिफ है और खुश मिजाज नजर आ रहा था। वीरा ने अपनी जात के बारे में उसकी दिलचस्पी को भाप लिया था और वो दीदा और दानिस्ता अदाएं दिखाकर उस पस्ता कामत मगर रंगीन मिजाज बुड्ढे के जज्बात को भड़काने की कोशिश करी थी। मेरे घर में चौकीदार के अलावा कोई मुलाजिम नहीं है। उसने एक मरतबा फिर वीरा ही से मुखातब होकर मुआज़त खाना अंदाज में कहा, मैं अंदर से बोतल गिलास और आइस पार्ट लेकर आता हूँ। तुम अकेले इतनी चीजें कैसे लाओगे? चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। वीरा अपनी कमर को बल देती और कोहले लचकाती हुई उसकी तरफ बढ़ी तो खुशी से बुड्ढे का चेहरा गुलनार हो गया। बल्कि मैं भी कुछ न कुछ उठा लाऊंगा। मेरे लिए वहां रुके रहना दुश्वार था। ओलियानो ने मेरी तरफ एक खुश्क सी निगाह डाली और अंदर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसका बस नहीं चल रहा था, वरना वो मुझे हाथ पकड़कर जबरदस्ती वहीं बिठा देता और खुद वीरा के साथ अंदर चल देता। मैं वीरा के साथ वहां आने पर खुद को दिल में लानत मुलामत करने लगा। मुझे ओलियानो की आशिक मजाजी और वीरा के फराग तिलाना मूड का जरा भी अंदाजा होता तो मैं हरगिज़ इधर का रुख नहीं करता। ओलियानो की खुश मिजाजी में उस स्कॉच का भी खासा दखल था जो हमारे पहुंचने से पहले उसके मैदे में मुंतकिल हो चुकी थी। लेकिन वीरा उस पर तो रह रहकर मेरा खून बुरी तरह खोल रहा था। बाहर पोर्च में मौजूद सब्ज गाड़ी बदस्तूर मेरे सर पर सवार थी। अगर वहां हमारे अलावा कोई और आया हुआ था तो उसे ओलियानो की मैनोशी में शरीक होना चाहिए था। मैंने दूसरे गिलास की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ाई, लेकिन वहां किसी और मुतनफ़्फ़िस की मौजूदगी के कोई आसार नजर नहीं आए। शहबाज रेगल की कुंदन की तरह झिलमिलाती हुई बोतल ओलियानो ने शायद इसी वक्त खोली थी। वो खुद शीशे के गिलास में पी रहा था, लेकिन हमारे लिए उसने कैबिनेट में से ब्लोर के 2 दमकते हुए गिलास निकाले, रेफ्रिजरेटर में से आइस ट्रे निकालकर बर्फ के यकसा टुकड़े आइस पार्ट में डाले और फिर हमारा सैद नफरी काफिला ड्राइंग रूम में वापस आकर एक गोशे में विराजमान हो गया। वीरा फौरी तौर पर अस्काच के गिलास तैयार करने लगी। ओलियानो ने भी अपना गिलास खाली करके उसके सामने रख दिया था। फिर तीनों गिलास फिजा में लहरा कर एक खनक के साथ एक दूसरे से टकराए। ओलियानो ने वो जाम वीरा के नाम तजवीज किया और हम तीनों ने उस तल्ख ख्याल के छोटे छोटे घूंट लेकर गिलास अपनी अपनी मेजों पर रख दिए। ओह, घर में तो तुम्हारा कोई और मेहमान तो नहीं है ना ओली? वीरा ने चौंकने की अदाकारी करते हुए सवाल किया तो मैंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि ज़ेनी आवारगी के आलम में भी वीरा को अपना काम याद था। क्यों? ओलियानो ने आंखें फैलाकर हैरत से पूछा। तुम्हें यह ख्याल कैसे आया? बस ऐसे ही, वीरा ने शौक मुस्कुराहट के साथ सरसरी अंदाज में कहा। पोर्च में मौजूद गाड़ी की वजह से ख्याल आ गया था। हम लोग वैसे भी किसी पेशगी इतला के बगैर आए हैं। लम्हा भर के लिए ओलियानो की चमकती हुई आंखें धुंधला की। उसके चेहरे पर सरसहमगी के आसार उभरे, लेकिन उसने फौरन ही अपने इस्तरारी रद्द-ए-अमल पर काबू पाते हुए बेमानी हंसी के साथ कहा, नहीं, कोई नहीं है। मुझे खुशी है कि तुम मेरे घर आई हो। इतला देकर आती तो मैं शायद ढंग से तुम्हारा इस्तकबाल करता। हम अपनी इज्जत अफजाई पर हैरान हैं। इस्लामाबाद में रहने वाले गैर मुल्की दोस्त गैर मुल्कियों से भी अलग थलग रहते हैं। मकामियों से तो इनकी तबीयत ही नहीं मिलती। वीरा ने तारीफाना अंदाज में कहा। दरअसल मैंने सुबह तुम्हारी परेशानी का अंदाजा लगा लिया था, इसी वजह से मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ। सुबह तुम्हारी जुबान से स्पानी जुबान सुनकर मेरा दिल खिल उठा था। वो एक और घूंट लेकर बोला। इस्लामाबाद में बाहर से आए हुए काफी लोग रहते हैं, लेकिन इनमें स्पानी जुबान जानने वाला कोई शायद एक आध हो। सफर के बाद तुम दूसरी शख्सियत हो जिसे मेरी मादरी जुबान पर पूरा अबूर हासिल है। मैंने महसूस किया कि उसने सब्ज गाड़ी की मौजूदगी का कोई जवाब पेश करने के बजाय नहायत खूबसूरती के साथ उसका जिक्र ही खोल कर दिया था। सुबह की गुफ्तगू से मैंने अंदाजा लगा लिया था कि तुम किसी वजह से जफर से खाइफ हो। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि कहीं भी जाने वाले गैर मुल्कियों को अपने बदखुमाश मुलाकातियों से कैसे कैसे संगीन खतरात लाक हो जाते। ऐसे मुलाकाती मकामी होने की वजह से अमूमन असर सुख के मालिक होते हैं और उनके खिलाफ की जाने वाली शिकायत की कहीं भी कोई सुनवाई नहीं होती। तुम हम पर पूरा एतमाद कर सकते हो। वीरा ने दिलफरेब अंदाज में उसको लुभाना चाहा। ओलियानो ने उलझन अबेद नजरों से मेरी तरफ देखा, जैसे मेरी मौजूदगी में बात करने से हिचकिचा रहा हो। फिर यकायक उसने हिस्पानवी में कोई फिक्रा अदा किया और वीरा खिलखिलाकर हंस पड़ी। हो सकता है कि ये तुमको सूरत से खतरनाक नजर आ रहा हो, लेकिन तनी तो किसी बच्चे की तरह मासूम है। वीरा ने उसकी बात का जवाब अंग्रेजी में दिया था।
इस बेचारे को तो अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे होंगे। मेरा यह मतलब नहीं था। ओलियानो ने बुखलाकर दोनों हाथों से मेरा बाजू दबाते हुए अंग्रेजी में कहा, दरअसल ये हमारी पहली मुलाकात है, मैं इतनी जल्दी किसी पर कैसे एतमाद कर सकता हूँ। ठीक है ओली, मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, मैं तुम्हारी उलझन को समझ रहा हूँ, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। फिर मैंने वीरा पर आंखें निकालनी शुरू कर दी। तुम्हारी हरकत तहजीब और शाइस्तगी के खिलाफ थी। तुम्हें ओली को इसी जुबान में जवाब देना चाहिए था जिसमें सवाल किया गया था। बाजुका तुम्हारी हरकतें मेरी तबीयत पर गिरा गुजरने लगती हैं, लेकिन तुम बार बार बहक जाती हो। मैं तुमको बस अब इस बेचारी को इतना शर्मिंदा ना करो कि इसका अच्छा खासा मूड बर्बाद हो जाए। ओलियानो ने मेरी बात काटते हुए खुशामदाना लहजे में वीरा की सिफारिश करते हुए कहा, हो सकता है कि इसने मजाक की नीयत से ऐसा किया हो। अगर तुमने मेरे सवाल का बुरा नहीं माना तो मुझे भी वीरा से कोई शिकायत नहीं है। इस खूबसूरत और खुश अदा डार्लिंग से तो किसी को भी शिकायत नहीं हो सकती। मैं वाकई मजाक कर रही थी, वीरा भराई हुई आवाज में बोली। मुझे तो शुबा भी नहीं था कि तुम दोनों मजाक में इतने संजीदा हो चुके। चलो तनी की तरफ से मैं माफी मांग लेता हूँ। ओलियानो को उसी बहाने से अपनी जगह से उठकर वीरा से चिपक कर बैठने का सुनहरी मौका मिल गया। गुस्सा थूक तो और इस वक्त को खुशगवार अंदाज में गुजारने की कोशिश करो। वीरा ने खौफजदा सी नजरों से मेरी तरफ देखा, फिर ओलियानो की तरफ देखकर हंस पड़ी। देखो ये तनी मुझको घूर रहा है, तुम इससे वादा लो कि ये यहाँ से वापसी पर मुझे नहीं डांटेगा। वीरा की तरफ से कुर्बत के उस गैर मामूली इजहार पर ओलियानो का मुंह अहमकाना अंदाज में खुल गया। मैंने बेबसी के साथ हंसते हुए वीरा से कहा, लो बाबा, मैं वादा करता हूँ कि अब इस मौजू पर बात नहीं करूंगा। इसी लम्हे मुझे महसूस हुआ कि ड्राइंग रूम से आगे फैली हुई अंधेरे की चादर में कोई लपक कर एक तरफ से दूसरी तरफ क्या है। अंधेरे की वजह से मुझे कुछ नजर नहीं आया था, लेकिन मेरी छठी हिस्स ने मुझे खबरदार कर दिया था। वीरा और ओलियानो ने एक मरतबा फिर स्पेनिश जुबान में बातें शुरू कर दी थी। इस बार इब्तिदा वीरा ने की थी। मैंने 2-3 लंबे लंबे घूंट लेकर अपना गिलास खाली किया और सोफे से उठ खड़ा हुआ। ओलियानो के इस्तफसार पर मैंने टॉयलेट की जरूरत का इजहार किया तो उसने उठने की जहमत किए बगैर मुझे ड्राइंग रूम से आगे जाकर रोशनी करने और बाथरूम तक पहुंचने के बारे में हदायत दे डाली। वो शायद तहे दिल से मेरे वहां से दफान होने का ख्वाह था, क्योंकि इस तरह उसे वीरा के साथ कम से कम चंद मिनट का तखलिया मुयस्सर आ सकता था। इस वक्त मैं खुद भी अंदर जाकर अपना वहम दूर करने के लिए बेचैन हो रहा था, इसलिए मैं मजीद कोई बात किए बगैर तेजी के साथ ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ता चला गया। ड्राइंग रूम से मुल्हिक राहदारी में शायद दोनों तरफ तारीक कमरे थे। दाहिनी तरफ वाले कमरे में से धमक की एक मुहूम सी आवाज आई। ओलियानो ने मुझे बाएं तरफ वाली ख्वाबगाह के बाथरूम का रास्ता बताया था, मगर मैं उसकी हदायत को नजरअंदाज करके दाहिनी तरफ वाले कमरे में घुस गया और उसी के साथ कोई साया खुली हुई खिड़की में से तेजी के साथ बाहर कूद गया। रुको वरना मैं गोली मार दूंगा। मैं दबी दबी घुर्राहट के साथ लपक कर खिड़की के करीब पहुंचा तो उस बंगले के तारीक अकबी हिस्से में एक साया दौड़ता हुआ नजर आया। मैं लहजा भर के लिए भागते हुए उस साये का जायजा लिया, फिर अपनी जेब से बीम गन निकाल कर मैंने भी तारीकी में बाहर छलांग लगा दी। ओलियानो के बंगले के अकबी हिस्से में तारीकी का राज था, लेकिन फिर भी मैंने खिड़की से बाहर पहली निगाह डालते ये भांप लिया था कि उस रास्ते से फरार होने वाला इंसानी हेवला किसी मर्द का नहीं बल्कि औरत का था। शायद उसके पैरों में ऊंची एड़ी वाले सैंडल नहीं थे, इसलिए वो खासी तेजी के साथ दौड़ती चली जा रही थी। उसके बदन के लोच और लचक से कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि वो औरत है। रुक जाओ वरना मैं गोली मार दूंगा। मैंने उसके ताकुब में दौड़ते हुए एक मरतबा फिर धमकियां मेरे लहजे में कहा। वो लम्हा भर के लिए छिटकी। शायद उसने मेरे दौड़ते हुए कदमों की थमक सुनकर पीछे मुड़कर दरमियानी फासले का अंदाजा लगाने की कोशिश की थी। अपने रास्ते पर से ध्यान हटते ही उसे किसी उभरी हुई चीज से ठोकर लगी और वो मुख्तसर से इस्तरारी चीख के साथ जमीन पर गिर गई। वो ना भी गिरी होती तो मैं चंद सानियों बाद उसे पकड़ ही लेता, क्योंकि उसके मुकाबले में मेरी रफ्तार बहुत तेज थी। वो गिरी तो मैं लम्हा भर में उसके सर पर पहुंच गया। वो दोनों हाथों का सहारा लेकर कच्ची जमीन से उठने की कोशिश में मसरूफ थी। उसके दोनों हाथ खाली थे। उसके गैर मुसल्ला होने का इत्मीनान करने के बाद मैंने खामोशी के साथ बीम गन अपनी जेब में डाल दी। चंद सानियों के बाद वो अपने कदमों पर खड़ी हुई तो सांस चढ़ जाने की वजह से उसका सीना किसी लोहार की धूकनी की तरह चल रहा था और अंधेरे में भी उसकी बड़ी बड़ी आंखें बलोर के डलों की तरह चमक रही थी। तान पान सा जिस्म होने के बायस उसकी कशीदा काम थी कुछ ज्यादा ही नुमाया हो रही थी। तुम कौन हो? अंदर अंधेरे में क्या कर रही थी? मैंने उसका जायजा लेते हुए घुरा कर सवाल किया। तुम कौन हो? उसने मेरे सवालात के जवाब देने के बजाय हाँफते हुए मुझ ही से सवाल कर डाला। और इस तरह मेरे पीछे भागने का क्या मतलब है? मैं ओलियानो की मेहमान हूँ। उसका लबो लहजा में हलावत थी, लेकिन तलफ्फुज पर पंजाबी जुबान की नुमाया छाप थी। मैंने उसकी बौखलाहट से लुत्फ अंदोज होते हुए कहा, मेहमान खिड़कियों से कूद कर नहीं भागा करते, मेरी मर्जी में कहीं से भी जाऊं। वो बिगड़ कर बोली। मेरे लहजे की गैर इरादी नरमी ने उसका हौसला बहाल कर दिया था और वो बहस पर आमादा नजर आने लगी थी। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन तुम्हारी सब्ज कार आगे पोर्च में खड़ी हुई है, तुम्हें वहां तक तो जाना ही होगा। मैं नरमी से उसका बाजू थामते हुए कहा, वैसे भी तुम ओलियानो से मिले बगैर इस मकान से बाहर निकली हो। मेहमान अपने मेजबान से मिले बगैर यूं रुखसत नहीं हुआ करते। उसने तंग आकर एक झटके से अपना बाजू आजाद करवाया और बरहमी के साथ बोली, खबरदार मेरे बदन को हाथ लगाने की कोशिश न करना, मैं कोई ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ। मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है। मैंने उसकी बात काट कर पूछा, तुम गुस्सा दिखाती रहोगी तो ओलियानो तुम्हारा तारुफ करवा देगा।
उसने बेसाख्ता अंदाज में ओलियानो को एक हल्की फुल्की सी पंजाबी गाली दी और मेरा माथा ठिनक गया। वो अपने तौर तरीके से कुछ सीखनी मालूम हो रही थी, वरना इस तरफ की तालीम याफ्ता पंजाबी औरतों में ऐसे बेहजाब अंदाजे गुफ्तगू का कोई रवाज नहीं था। मैं उसका दिमाग दुरुस्त कर दूंगी, वो अपनी रवानी में कह रही थी। ये कहाँ की शराफत है कि एक तरफ मुझे बुला लिया और दूसरी तरफ तुम जैसे लफंगे को भी बुला लिया। हर आदमी की कोई ना कोई इज्जत होती है, लेकिन इस भाड़ू को तो दूसरों की इज्जत का जरा भी पास नहीं है। जय वाहे गुरुजी की। मैंने दोनों हाथ जोड़ते हुए फौरी ख्याल के तहत कहा, तुम ठीक कहती हो, सफेद चमड़ी वाले इज्जत और बेइज्जती की बारीकियों को जरा भी नहीं समझते। तुम सीखो। उसने मेरी बात काट कर ताहिर ज़दा लहजे में सवाल किया, आहिस्ता बोलो। मैंने एक मरतबा फिर उसका नर्म नाजुक बाजू दबाते हुए सरगोशियान लहजे में कहा, दीवारों और दरख्तों के भी कान होते हैं। मैं किसी मसलहत की वजह से यहाँ मुल्ला बना हुआ हूँ। मेरा नाम नलनी कौर है। वो दबी दबी आवाज में बोली, मिस सरामी ने मुझे खुद फोन करके बुलाया था। तुम लोगों ने घंटी बजाई तो मैं डर कर खुद ही अंदर छुप गई थी। मेरा आदमी यहाँ के सफारत खाने में ऑफिस सुपरिटेंडेंट है। उसे भनक भी मिल गई कि मैं उससे छुप कर किसी से मिलती हूँ तो कृपान से मेरी गर्दन उड़ा देगा। आओ। मैंने उसे इमारत के बगली हिस्से की तरफ बढ़ाते हुए कहा और वो उस बार बेचूच चरा किए मेरे साथ चल पड़ी। मुझे सिख फर्ज कर लेने के बाद उसका रवैया यक व यक तब्दील हो गया था। तुम्हारा आदमी इतना खूनखार है तो नलनी जी तुम ओलियानो से क्यों मिलती हो? बस मुझे मुल्क मर्दों से दोस्ती करने का शौक है। उसने जरा भी शर्माए बगैर एतराफ किया। मेरे एक दोस्त ने मुझे ओलियानो से मिलाया था, फिर वो खुद गायब हो गया और अब शायद उसी ने हम दोनों की जिंदगी अजीरन की हुई है। क्या तुम भी सफारत खाने में काम करते हो? मैं सफारत खाने में काम नहीं करता, खुफिया इदारे का आदमी हूँ। तो मुझे बताओ कि तुम्हें कौन तंग कर रहा है, तो मैं उसकी ऐसी की तैसी कर डालूंगा। इस आदमी ने तुम्हारे अलावा और किसको तंग किया हुआ है? ओलियानो को, उसने कहा। उसने चुप कर हम दोनों की वीडियो फिल्म बनाई है और अब उसके जरिए ओलियानो को अपने दबाव में लिया हुआ है। क्या पता कि वो किसी रोज मुझसे भी कोई मुतालबा कर बैठे। मेरे लिए उसका इंकशाफ वो सनसनीखेज था। मैंने हुनकारा बढ़ते हुए कहा, तुम्हारी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन वो खबीस आदमी कौन है जो इसे तंग कर रहा है? उससे एक पार्टी में दोस्ती होगी थी। नलनी एक गहरा सांस लेकर बोली, बाद में भी हम होटलों में मिलते रहे। वो खुद को किसी सरकारी इदारे का बहुत बड़ा अफसर बताता था। मैं उसके पते या ठिकाने से वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन उसका नाम जफर है। जरा पक्की उम्र का बहुत शानदार आदमी है। उसके खामोश होने पर मैंने जफर का हुलिया बयान करना शुरू कर दिया और उसकी खूबसूरत आंखें हैरत से कुशादा होती चली गईं। इस वक्त तक हम दोनों उस इमारत के तारीख अकबी हिस्से से घूमकर बगली रास्ते पर मुड़ चुके थे और वो रास्ता रोशन था। इस रोशनी में मुझे ये देखकर खुशगवार हैरत हुई थी कि नलनी कौर सुबह का अंदाम और तराक कामत होने के साथ ही दिलकश नकुश के मालिक भी थी।